गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। पिछले लेक्चर में जो तीसरा था उसमें आपने देखा था कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एक वेट यूनिट, दूसरा वेट वॉल्यूम यूनिट। और वेट यूनिट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट। तो वेट वॉल्यूम यूनिट में जो अगर हम विलेय की या सल्यूट की मात्रा को यदि वेट यूनिट में या भार मात्रक में लेते हैं तथा जो सल्यूशन की मात्रा है उसको हम वॉल्यूम के यूनिट में लेते हैं, जैसे लीटर, मिलीलीटर, इस तरह से लेते हैं, तो इसको हम वेट वॉल्यूम यूनिट कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोलरता कहते हैं, या इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको यदि हम फॉर्मूले में देखें तो फॉर्मूले के रूप में मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल्स वैसे आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो यदि नंबर ऑफ मोल्स को हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब एक चीज़ है कि आप लोग को लैब में जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप लोग करते हो तो वो आपको कहा जाता है आप मोलैरिटी में सांद्रता निकाल लेते हो, फिर आपको कहा जाता है कि आप आंसर को ग्राम प्रति लीटर में निकालिए। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मोलैरिटी एंड मोलर मास ऑफ द सल्यूट का। तो एक तरफ तो आ गया मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और वो किस में आ जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में। तो क्या आ गया, जो सांद्रता हो गई वो हमारी किस में आ गई, ग्राम प्रति लीटर में। जो आपके लैब में आपने जो मोलैरिटी में सांद्रता निकाली थी वो अब ग्राम प्रति लीटर में आ गई। तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि मोलैरिटी को आप मोलर मास से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो सांद्रता आपकी ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगी। तो ये तो हो गई मोलरता। ना नेक्स्ट जो है वो है नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो यदि हम फॉर्मूले के रूप में देखते हैं, इसको एक तो कैपिटल N से हम डिनोट कर रहे हैं, और कैपिटल N इज इक्वल टू है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर फिर हम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यदि नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्यूट, तो ये आ जाता है हमारा सांद्रता, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। कि यदि लैब में आप नॉर्मेलिटी में निकाल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आंसर यदि नॉर्मेलिटी में आ रहा है और आपसे कहा गया ग्राम प्रति लीटर में आप उसको बताइए, तो नॉर्मेलिटी को आप तुल्यांक भार से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सांद्रता आ जाती है ग्राम प्रति लीटर में। ना नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। इसको यदि हम डिफाइन करें तो ये है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। देखिए जो फॉर्मेलिटी है वो या फॉर्मलता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब सल्यूट विलयन में जाने पर या तो उसका डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तो क्या होता है कि विलयन में सल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अनसर्टेन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, और इस स्थिति में हम फॉर्मेलिटी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हुआ, वेट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। मान लिया हम NaCl लेते हैं, तो NaCl का जो मोलर मास है वो होता है 58.5।
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम फार्मूला वेट या 1 ग्राम सूत्र भार NaCl का, जो कि 58.5 है, तो 58.5 ग्राम को हम पानी में डिज़ोल्व कर लें और सोल्यूशन को 1 लीटर तक बना लेते हैं। तो अब डेफिनेशन के अनुसार जो NaCl का विलयन है, यानी कि NaCl के रेस्पेक्ट में इसकी सांद्रता 1 फॉर्मल होगी। लेकिन यदि हम Na प्लस तथा Cl माइनस की सांद्रता देखें तो वो तो 1 मोलर है, लेकिन NaCl एज सच जो स्पीसीज़ है उसकी मोलर सांद्रता 0 हो गई। क्यों? क्योंकि NaCl सोल्यूशन में जाने के बाद NaCl नहीं रहता, बल्कि वो Na प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाता है। तो Na प्लस की सांद्रता भी 1 मोलर है, Cl माइनस की भी सांद्रता 1 मोलर है, जबकि NaCl जो स्पीसीज़ है उसकी सांद्रता 0 हो जाती है। और इसीलिए हम जो फॉर्मलता को इंट्रोड्यूस करा गया कि हम ऐसे सल्यूट का जो कि विलयन में जाने के बाद या तो एसोशिएट हो जाए या डिसोशिएट हो जाए, तो हम फॉर्मलता का उपयोग करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए, ये है कि 10 ग्राम NaCl को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी में और उसके वॉल्यूम को हम 100 ml है, जो सोल्यूशन बना उसका वॉल्यूम 100 ml है। तो हमें फॉर्मलता, सोल्यूशन की फॉर्मलता निकालनी है। तो F इज़ इक्वल टू वेट कितना है NaCl का, 10 ग्राम है। NaCl का जो ग्राम सूत्र भार है वो है 58.5 और आयतन है 100। तो डिनोमिनेटर में हमने आयतन 100 रखा है और चूँकि 100 ml में है इसलिए हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.709। नो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट या सक्रियता तथा सक्रियता गुणांक। तो देखिए, आर्हेनियस के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोशिएशन है, मान लो इलेक्ट्रोलाइट AB है जो कि यूनिवैलेंट है, यानी कि दोनों की वैलेंसी 1 है, उसका जो डिसोशिएशन या वियोजन होता है तो वो देता है A प्लस प्लस B माइनस, जो आपके सामने इक्वेशन के रूप में शो हो रहा है। अब इसके जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है या वियोजन कांस्टेंट को हम दे सकते हैं K, और A प्लस जो सांद्रता है B माइनस अपॉन AB, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं K इज़ इक्वल टू CA प्लस मल्टीप्लाई बाय CB माइनस अपॉन CAB। यहाँ पर जो CA प्लस है वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस, और उसी तरह से CB माइनस है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड CAB है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। ये पाया गया कि जो इक्वेशन 1 के अनुसार जो कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, लेकिन ये पाया गया कि K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि सांद्रता के साथ K की वैल्यू में परिवर्तन आता जाता है। अब इसका जो कारण है वो ये है कि जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन है इनके बीच एक इंटर आयनिक आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो इस तरह से बिहेव करता है कि मानो सांद्रता जो है उसकी वो वास्तविक सांद्रता से कम है। क्यों? क्योंकि जो आयन्स हैं जो पूरी तरह से डिसोशिएट हम मान रहे हैं, डिसोशिएट हैं भी, लेकिन कुछ जो आयनों के बीच में जो आपस में जो आकर्षण बल है उसके कारण जो उनकी सांद्रता है वो हमें कम प्रतीत होती है या कम जो हम फील करते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूर्णतः आयनित तो हो जाता है, आयनाइज तो हो जाता है, लेकिन वो जो सारे के सारे आयन हैं वो आकर्षण बल के कारण, जो इंटर आयनिक आकर्षण के कारण वो मूव करने के लिए, विचरण करने के लिए तथा विद्युत धारा ले जाने के लिए फ्री नहीं होते। तो आयनों के उस फ्रैक्शन को हम सक्रिय आयन या एक्टिव आयन कहते हैं, जो कि फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। तो दो तरह के आयन हुए, एक तो वो हुए जो कि फ्री मूवमेंट है और एक है जो कि अट्रैक्शन फोर्स के कारण जिनका फ्री मूवमेंट नहीं है। तो जिनका फ्री मूवमेंट है उनको हमने क्या कहा? एक्टिव आयन्स या सक्रिय आयन कहा। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रोलाइट के विलयन की जो इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्व कॉन्सेंट्रेशन है वो रियल कॉन्सेंट्रेशन से कम है।
तो लुईस ने इस इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक नया पद दिया जिसको कि हम एक्टिविटी कहते हैं, यानी कि जो इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन या प्रभावी सांद्रता को हमने एक्टिविटी या सक्रियता नाम दिया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम सांद्रता के स्थान पे यदि हम एक्टिविटी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, कैपिटल K इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ A प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ AB। तो सक्रियता जब हम एक्टिविटी का उपयोग करते हैं और K का मान कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये K का मान कांस्टेंट आता है। अब हम देखें कि प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता के बीच में क्या संबंध है। प्रभावी सांद्रता जो हम ऑब्जर्व करें, यानी कि जो इसको हम एक्टिविटी टर्म दे रखा है, और एक वास्तविक सांद्रता। तो ये है A इज इक्वल टू, जो A है ये प्रोपोर्शनल है C के, यहाँ हम कहें A इज इक्वल टू FC। F है कांस्टेंट जिसको हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट या सक्रियता गुणांक कहते हैं। तो F इज इक्वल टू A अपॉन C, यानी कि F क्या है, सक्रियता गुणांक, और ये सक्रियता गुणांक क्या है, रेशियो है किसका, प्रभावी या एक्टिविटी का और वास्तविक सांद्रता का, यानी कि एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, या प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम सक्रियता गुणांक कहेंगे। यदि हम मोललता या मोलैलिटी के रूप में इसको देखना चाहें तो फिर ये हो जाएगा जो पिछला अभी डिस्कस करा है, F इज इक्वल टू A अपॉन C। यहाँ C जो है वो मोलैरिटी के रूप में है, मोलरता के रूप में है। यदि हम मोलैलिटी के रूप में इसको व्यक्त करें तो यहाँ पर जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उसको हम गामा से दिखाते हैं, एंड गामा इज इक्वल टू A अपॉन M। A वही एक्टिविटी है एंड M है मोललता, जो सांद्रता है वो मोललता के रूप में है। और यदि हम आयन के रूप में देखें तो आयन के रूप में भी इसी तरह से हो जाएगा, जो पॉजिटिव आयन की एक्टिविटी इज इक्वल टू F प्लस इंटू C प्लस, उसी तरह से नेगेटिव आयन की एक्टिविटी इज इक्वल टू F माइनस इंटू C माइनस। अब यदि जो K आपने में वैल्यू आपने रख रखी थी एक्टिविटी की, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 2 है जो कि बता रहा है K इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ A प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ AB। इसमें हम एक्टिविटी ऑफ A प्लस एंड एक्टिविटी ऑफ B माइनस अपॉन एक्टिविटी ऑफ AB रख दें तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई, K इज इक्वल टू CA प्लस इंटू FA प्लस मल्टीप्लाई बाय CB माइनस इंटू FB माइनस अपॉन CAB इंटू FAB। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आ गया और दूसरी तरफ जो गुणांक का टर्म आ गया, सक्रियता गुणांक या एक्टिविटी कोएफिशिएंट का टर्म आ गया। तो देखिए जैसे हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, अब हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है वो दूर दूर होते जाएंगे। अब यदि वो दूर दूर होते जाएंगे तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम होता जाएगा, अर्थात जो F का मान है वो एक की तरफ यूनिट हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड टर्म है वो यूनिट ही हो जाएगी, इकाई हो जाएगा। और इस प्रकार A और C दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे, वैल्यू पास आती जाएगी। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू C हो जाएगा जब हम विलेन को डाइल्यूट कर लेंगे, यानी कि आइडियल सोल्यूशन के केस में, जब आइडियल सोल्यूशन है उस केस में A और C का मान बराबर होता है। तो यहाँ आज केवल यहाँ तक, नेक्स्ट फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।